अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, ये हमारे पास ASP.NET वेब एपीआई की लेक्चर सीरीज चल रही है। और पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एक एपीआई क्रिएट की थी, ठीक है, विदाउट डेटाबेस, ठीक है, विदाउट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। हमने एक एपीआई क्रिएट की थी और उसको कंज्यूम करना भी देखा था हमने जेक्वेरी के अंदर, जेक्वेरी की मदद से। तो अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें कवर करवाई थी। उस लेक्चर का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे, हम एक और वेब एपीआई ASP.NET वेब एपीआई क्रिएट करेंगे। लेकिन इस दफ़ा हम वो जो वेब एपीआई क्रिएट करेंगे उसको एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ क्रिएट करेंगे, ठीक है। मतलब लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो अपनी वेब एपीआई क्रिएट की थी उसके अंदर डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। मतलब उसका जो डेटा हम वहां पे रिट्रीव कर रहे थे वेब एपीआई की मदद से, वो डेटा हमने मैनुअली इंसर्ट किया था, ठीक है। मतलब वो डेटा किसी डेटाबेस से फेच नहीं हो रहा था। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, हम एक ऐसी वेब एपीआई क्रिएट करेंगे जिसके साथ एक डेटाबेस भी अटैच होगा। मतलब वो वेब एपीआई कौन सा डेटा रिटर्न करेगा? जो हमें एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में से मिलेगा। और आगे जाके इस एपीआई को जिसके साथ डेटाबेस कनेक्ट है उसको कंज्यूम किस तरह से करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम करने क्या वाले हैं वो मैं आपको जरा उसका एक सिनेरियो समझा देता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहला हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, वी विल क्रिएट एन ASP.NET वेब एपीआई। हम एक ASP.NEट की वेब एपीआई क्रिएट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वी विल यूज एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फॉर डेटा एक्सेस, ठीक है। मतलब देखो, ASP.NET वेब एपीआई तो हम बहुत सारे डेटाबेसेस को यूज करके बना सकते हैं, लेकिन अपने इस लेक्चर के अंदर जो हम वेब एपीआई क्रिएट करेंगे वो हम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस की मदद से क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, वी विल यूज डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क इन दिस वेब एपीआई। मतलब देखो, हमने अपनी ASP.NET MVC की लेक्चर सीरीज के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क और उसकी अप्रोचेस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें से एक अप्रोच होती है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, उसी को हम यूज करेंगे अपने इस वेब एपीआई के अंदर। और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच जो कि एक एंटिटी फ्रेमवर्क की एक बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा यूज होने वाली अप्रोच है, उसका हम इस लेक्चर के अंदर यूज करेंगे। तो अगर किसी को एंटिटी फ्रेमवर्क और अप्रोचेस के बारे में नहीं पता, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के बारे में नहीं पता, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं ASP.NET MVC की। और ये वाली जो इसकी जो वीडियो होगी डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर उसके बाद, आफ्टर क्रिएटिंग एन एपीआई वी आर गोइंग टू चेक दैट वेब एपीआई इज वर्किंग करेक्टली और नॉट, ठीक है। मतलब जब हम ये ASP.NET वेब एपीआई अपने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम उसे चेक भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे कि भाई ये बिल्कुल सही तरह काम कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद हम उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, you can find notes and source code of this lecture from our official website learningneverendstech.com, ठीक है। मतलब ये जो हम लेक्चर कवर करेंगे इसके अंदर जो भी नोट्स वगैरह हैं, सोर्स कोड वगैरह होगा जो हम क्रिएट करेंगे, वो सब आप फाइंड कर सकते हो कौन सी वेबसाइट से? ये हमारी ओरिजिनल और ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम क्या है? learningneverendstech.com, ठीक है। और प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं, दूसरी प्लेलिस्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, वो सब आपको इस वेबसाइट के अंदर एक ब्लॉग्स की शक्ल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें क्रिएट करनी है एक ASP.NET वेब एपीआई, ठीक है। और ये जो हमारी ASP.NET वेब एपीआई होगी इसके साथ हम एक डेटाबेस अटैच करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो वेब एपीआई होगी ये विदाउट डेटाबेस नहीं होगी। और यहाँ पे हम डेटाबेस कौन सा यूज करने वाले हैं? एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूज करने वाले हैं, ठीक है। और जब हम ये अपनी ASP.NET वेब एपीआई क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? हमें एक URL मिलेगा, ठीक है। मतलब एक लिंक मिलेगा। और जब भी हम इस URL को हिट करेंगे, ठीक है, तब हमें जो रिकॉर्ड मिलेगा वो डेटाबेस से फेच होकर आएगा, ठीक है। डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं? टेबल्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब हम ये ASP.NET वेब एपीआई क्रिएट करेंगे और डेटाबेस अटैच करेंगे, तो उस डेटाबेस के अंदर हम किसी एक टेबल को टारगेट करेंगे, ठीक है। और जब ASP.NET वेब एपीआई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमें एक लिंक मिलेगा। और जब भी हम उस URL को, उस लिंक को हिट करेंगे, तब हमें डेटाबेस से डेटा फेच होगा, ठीक है।
अच्छा, जब भी हम इस यूआरएल को, मतलब जो हमें ASP.NET वेब एपीआई को बनाने के बाद एक यूआरएल मिलेगा, जब भी हम उसे हिट करेंगे तो हिट हम उसे कहां से करेंगे ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ASP.NET वेब एपीआई का कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता, ठीक है, बल्कि वो हमें कोई डेटा रिटर्न करती है, ठीक है, और उस डेटा को हम अपनी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। क्योंकि एपीआई के अंदर जो भी डेटा होता है वो हम रिसीव कैसे करते हैं, वो हम गेट रिक्वेस्ट के थ्रू भी रिसीव कर सकते हैं। अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है तो पोस्ट रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट को यूज करके हम क्या करते हैं, डेटा एक्सेस करते हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जिस तरह गेट हो गई, पोस्ट हो गई, पुट डिलीट हो गए, इस तरह के बहुत सारे एचटीटीपी वर्ब्स के साथ हमारे पास एपीआई काम करती है, ठीक है। तो ये वाला जो आपको यूआरएल नजर आ रहा है, हम इसको हिट कहां कहां कर सकते हैं, मतलब अगर मैं चाह रहा हूं इस यूआरएल को हिट करने के बाद जो भी हमें डेटा रिटर्न होगा, वो डेटा हम कहां कहां एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ देखो, वो हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में भी एक्सेस कर सकते हैं, वो हम अपनी वेब एप्लीकेशन में भी एक्सेस कर सकते हैं, और वो हम अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारी जगह है जहां पे हम अपनी वेब एपीआई का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी वेब एपीआई का कोई यूजर इंटरफेस तो होता नहीं है, हम जहां पे भी उसे एक्सेस कर रहे हैं, अगर हम मोबाइल ऐप पे एक्सेस कर रहे हैं तो हम उसको एक्सेस करने के बाद उसका एक यूजर इंटरफेस मोबाइल ऐप में तैयार कर लेंगे। सेम इसी तरह अगर हम उसे वेब एप्लीकेशन में एक्सेस कर रहे हैं वेब एपीआई का डेटा, तो वेब एप्लीकेशन के हिसाब से हम उसका यूजर इंटरफेस बना लेंगे। इसी तरह डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये काम हम करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। तो ये विजुअल स्टूडियो में मैं आ गया हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में आपने क्लिक किया, यहाँ से आप विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करोगे, वेब सेलेक्ट करोगे, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और मैं इसका नाम रख लेता हूँ माई न्यू ASP वेब एपीआई, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है, माई न्यू ASP वेब एपीआई, ठीक है, सही है। यहाँ पे आके मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने वेब एपीआई सिलेक्ट करना है। देखो जैसे ही आप वेब एपीआई सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको MVC और वेब एपीआई दोनों इनके ऊपर चेक नजर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एम्प्टी पे सिलेक्ट करते हो तो देखो इनके ऊपर चेक नहीं होता, ठीक है। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम वेब एपीआई यूज करेंगे। तो जैसे ही वेब एपीआई आप सिलेक्ट करोगे, MVC और वेब एपीआई के ऊपर ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब हम ASP.NET वेब एपीआई क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास MVC का कॉन्सेप्ट लाजमी इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप वेब एपीआई सिलेक्ट कर लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें वेब एपीआई और MVC से रिलेटेड पहले से ऐड हो जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो चेंज ऑथेंटिकेशन, आपने चेंज ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने नो ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है। नो ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट हो गई, और उसके बाद अब यहाँ पे आके आपने ओके करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है वेब एपीआई का। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसके साथ इस एप्लीकेशन के अंदर एक डेटाबेस ऐड करना है, ठीक है। तो डेटाबेस और उसके अंदर का जो टेबल हम यूज करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो मैं आता हूँ अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ लेफ्ट साइड पे देखो डेटाबेसेस का फोल्डर हम एक्सपेंड करते हैं, और इसके अंदर एक डेटाबेस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिसका नाम है प्रैक्टिस। आपने इसके ऊपर इसको एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ पे देखो टेबल्स, ठीक है। देखो टेबल्स भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे जो मैं टेबल यूज करूंगा, ठीक है, उसका नाम होगा ये स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आके सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, इसका डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है, इसके अंदर स्टूडेंट आईडी, फिर स्टूडेंट नेम है, जेंडर है, एज है, स्टूडेंट क्लास है, और फिर टीचर आईडी है, ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर तकरीबन आपको ये 6 रिकॉर्ड्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, जो कि इस टेबल के अंदर मौजूद हैं। तो प्रैक्टिस डेटाबेस है, और स्टूडेंट्स इसके अंदर ये जो टेबल है हम इसके साथ काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस डेटाबेस को अटैच करवाते हैं अपने ASP.NET वेब एपीआई प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क की डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच नहीं पता तो उसका वीडियो जो हमने MVC के ऊपर इंप्लीमेंट किया था वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम मॉडल्स के फोल्डर में चलते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड पे जाना है, और ऐड पे जाने के बाद यहाँ से आपने न्यू आइटम पे जाना है, और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड से आपने विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, फिर डेटा सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे नजर आ रहा होगा ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है,
और इसका मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट डीबी मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे आके ऐड करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है ईएफ डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, इसको सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। और देखो यहाँ पे आपको न्यू कनेक्शन नजर आ रहा होगा, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब आपसे सर्वर नेम मांग रहा है, सर्वर नेम मतलब ये जो हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, ठीक है। आप यहाँ पे आओ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर, आप इसके ऊपर क्लिक करो। ये देखो ये आ गया आपका सर्वर नेम, आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। और फिर दोबारा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपने सर्वर नेम में इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। देखो ये मेरे सर्वर का नाम है और इस सर्वर के अंदर हमने कौन से डेटाबेस के साथ काम करना है, प्रैक्टिस डेटाबेस के साथ। तो यहाँ देखो नीचे आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ से ये देखो ये हमारा प्रैक्टिस डेटाबेस है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है। और देखो नीचे टेस्ट कनेक्शन का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको टेस्ट कर लो कि सही तरह आपके डेटाबेस के साथ कनेक्शन मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ। तो देखो सक्सीडेड आ रहा है, ओके करो। और अब यहाँ पे आ जाओ, आपको ओके का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई है जो कि ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी हमारी वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। और ये देखो वो जो डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, जिसका नाम क्या है प्रैक्टिस एंटिटीज, मतलब यही हमारे डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ पे 6 यूज करना है हमने, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपको टेबल्स का एक सेक्शन नजर आ रहा होगा, इस पे आ जाओ, डीबीओ पे आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे हमने कौन सा डेटा टेबल सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट्स वाला टेबल सिलेक्ट करना है जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है, फिनिश करना है, ठीक है। देखो वार्निंग आ रही है यहाँ पे, आपने यहाँ पे आके ओके पे क्लिक करना है। एक दफा फिर वार्निंग आएगी तो आपने यहाँ पे एक दफा फिर ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। देखो ये हमारे पास वो जो स्टूडेंट टेबल था हमारे प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर, उसकी यहाँ पे देखो ये डायग्राम यहाँ पे आ चुकी है और बता रहा है कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो जब भी ये आपके पास स्क्रीन आ जाए तो समझ जाओ आपका वो जो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस और टेबल्स होता है उससे रिलेटेड हमें मॉडल क्लासेस मिल जाती हैं, ठीक है। तो मॉडल क्लासेस देखने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, रेफरेंसेस को यहाँ पे बंद करो और यहाँ पे देखो ये आ गया स्टूडेंट डीबी मॉडल जो हमने इसका नाम रखा था, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये इसकी कंटेक्स्ट क्लास आ गई, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये देखो ये हमारी प्रैक्टिस एंटिटीज की ये क्या है, ये कंटेक्स्ट क्लास है, देखो डीबी कंटेक्स्ट से ये इनहेरिट हो रही है, ठीक है। और नीचे आ जाओ, वो जो हमारा टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट्स वाला टेबल, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला डीबी सेट, ठीक है। देखो इस डीबी सेट का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, मतलब यही हमारा टेबल है जिसके अंदर तकरीबन 6 रिकॉर्ड्स थे जो मैंने आपको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में दिखाया, ठीक है। और एक तो ये आपके पास मॉडल क्लास बन के आ गई प्रैक्टिस एंटिटीज, ठीक है। और एक दूसरी भी मॉडल क्लास यहाँ पे बन गई है, देखो स्टूडेंट डॉट सी एस, ठीक है। यहाँ पे देखो और ये देखो इसके अंदर वही कॉलम्स हैं, मतलब उन्हीं कॉलम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको अभी डेटाबेस में दिखाया, स्टूडेंट आईडी, नेम, जेंडर, एज, क्लास और टीचर आईडी, ठीक है। तो ये काम तो हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एपीआई कंट्रोलर ऐड करना है अपने कंट्रोलर्स के फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे देखो कंट्रोलर्स का फोल्डर आपको नजर आ रहा होगा, इसको आप एक्सपेंड करो, देखो इसके अंदर पहले से कुछ कंट्रोलर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो कंट्रोलर है होम कंट्रोलर, ये तो सिंपल एक एमबीसी कंट्रोलर है। और ये देखो जो वैल्यूज कंट्रोलर है ये बेसिकली आपके पास एक एपीआई कंट्रोलर है, ठीक है। एपीआई कंट्रोलर की निशानी क्या है कि देखो ये वाली जो क्लास है ये किससे इनहेरिट हो रही है, एपीआई कंट्रोलर की बेस क्लास से इनहेरिट हो रही है। और अगर आप होम कंट्रोलर में जाओ तो देखो ये एमबीसी कंट्रोलर है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट हो रहा है। तो देखो हम ये जो क्लासेस बनी हुई हम इनको यूज नहीं करेंगे, हम एक बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल एक एम्प्टी कंट्रोलर बनाएंगे और वो कंट्रोलर होगा एपीआई कंट्रोलर। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, देखो कंट्रोलर आपको नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है वेब एपीआई टू कंट्रोलर एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल एम्प्टी काम कर रहे हैं, स्क्रैच से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एम्प्टी कंट्रोलर हम लेंगे। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखो ये अब नाम पूछ रहा है कि आपको अपने एपीआई कंट्रोलर का नाम क्या रखना है। अच्छा एक बात याद रहे, आप जब भी अपने एपीआई कंट्रोलर का नाम रखोगे तो आपने इस तरह से इसका नाम नहीं रखना, मतलब आप अपने कस्टम एपीआई कंट्रोलर का नाम एपीआई कंट्रोलर नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी एक पेरेंट क्लास है, एक बेस क्लास है जिससे सारी
एपीआई आपके पास एक्सटेंड होती हैं, इनहेरिट होती हैं, ठीक है। तो देखो आप इसका नाम कुछ भी रख लो, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूं न्यू एपीआई कंट्रोलर, ठीक है। मतलब आपने खाली इसका नाम एपीआई कंट्रोलर कभी भी नहीं रखना। तो मैं इसका नाम रख देता हूं फॉर एग्जांपल न्यू एपीआई कंट्रोलर। ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एपीआई कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है जिसका नाम क्या है, न्यू एपीआई कंट्रोलर। और देखो ये वजह है कि मैं कह रहा था कि आपने इसका नाम कभी भी एपीआई कंट्रोलर नहीं रखना। क्यों? क्योंकि जो भी एपीआई कंट्रोलर आप बनाते हो वो चाइल्ड क्लास होती है किसकी, एपीआई कंट्रोलर की, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक एक्शन मेथड बनाता हूँ। एक्शन मेथड के लिए एक शॉर्टकट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपने यहाँ पे लिखना है MVC एक्शन 4, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है और 2 दफा टैप टैप करना है, ठीक है। जैसे ही करोगे ये देखो ये एक्शन मेथड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और देखो ये अभी रिटर्न क्या कर रहा है, एक्शन रिजल्ट, ठीक है। इसकी रिटर्न टाइप आपको रखनी है IHTTP एक्शन रिजल्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो भी आप एक्शन मेथड बना रहे हो कंट्रोलर के अंदर, एपीआई कंट्रोलर के अंदर, उसकी रिटर्न टाइप आपने ये रखनी है। और दूसरी बात देखो मैंने आपको बताया था कि जो एपीआई होता है वो कोई ना कोई डेटा रिटर्न करता है, कोई व्यू रिटर्न नहीं करता। तो हम यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। व्यू वाला मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वो जो हमारी कंटेक्स्ट क्लास थी, ठीक है। कंटेक्स्ट क्लास कौन सी, ये वाली जिसका नाम क्या है, प्रैक्टिस एंटिटीज, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये प्रैक्टिस एंटिटीज की जो क्लास है हमारे डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो स्टूडेंट्स का डीबी सेट है ये हमारे डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है अपने कंट्रोलर में, एपीआई कंट्रोलर में। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल db इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर आ गया। लेकिन अभी देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो हमारा न्यू एपीआई कंट्रोलर है ये कंट्रोलर्स के फोल्डर में है, ठीक है। और ये वाली जो क्लास है प्रैक्टिस एंटिटीज ये हमारे पास मॉडल्स के फोल्डर के अंदर मतलब यहाँ रखी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो प्रैक्टिस एंटिटीज के नीचे अपना ये माउस लेकर आओ, नीचे आपको एक आइकन नजर आएगा बल्ब का, आप इसके ऊपर क्लिक करो और देखो ये वाला नेम स्पेस आप ऊपर ऐड कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो ये नेम स्पेस यहाँ पे देखो ऐड हो गया और इसी के अंदर हमारे पास ये प्रैक्टिस एंटिटीज वाली क्लास है, ठीक है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है जरा आप गौर से देखना, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक लिस्ट जेनरिक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, स्टूडेंट, ठीक है। जो स्टूडेंट क्लास है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैं नाम रखता हूँ, इसके ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ ओबीजे। और यहाँ पे आके मैं क्या कहता हूँ, ये जो डीबी है, ठीक है, ये जो डीबी ऑब्जेक्ट है हमारे पास प्रैक्टिस एंटिटीज क्लास का, इसके अंदर एक डीबी सेट है जिसका क्या नाम है स्टूडेंट्स। और इसी स्टूडेंट्स के अंदर सारा डेटा कहाँ से आ रहा है, हमारे डेटाबेस के टेबल से आ रहा है। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ टू लिस्ट में और मैं पास कर देता हूँ इस लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। और अब यहाँ पे देखो अब मुझे इसी ऑब्जेक्ट को ओबीजे को रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो रिटर्न कैसे करवाऊंगा, देखो यहाँ पे हम कोई व्यू तो रिटर्न करवाएंगे नहीं क्योंकि एमबीसी एप्लीकेशन नहीं है। मैं इसको रिटर्न करवाने के लिए यहाँ पे एक मेथड यूज करूंगा, ठीक है, जिसका नाम है ओके, सही है। और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ओबीजे। तो अब ये ओके का मेथड क्या करता है इसको जरा गौर से समझना। भाई देखो हमारे पास जब भी सक्सेसफुली डेटा हमारे पास रिटर्न हो जाएगा तो इसका मतलब ओके का मेथड काम करेगा। और ओके का मेथड मतलब ओके का मेथड कौन से स्टेटस को रेफर करता है, सक्सेस के स्टेटस को रेफर करता है। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि जब भी हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी तो ओके के अंदर जो भी डेटा है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो ओके का मेथड है इसके बारे में मैं कुछ और पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हाट इज ओके इन वेब एपीआई, ठीक है। मतलब ये जो ओके मेथड है ये क्या काम करता है, इसका पॉइंट देखो। वेब एपीआई राइट्स द सीरियलाइज्ड वैल्यू इनटू द रिस्पांस बॉडी, ठीक है। मतलब वेब एपीआई क्या करती है, हमारा जो भी डेटा होता है उसको सीरियलाइज करके हमारी रिस्पांस बॉडी के अंदर स्टोर करती है। सीरियलाइज का मतलब उसको नेम वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करके रिस्पांस बॉडी में सेंड करती है। द रिस्पांस स्टेटस कोड इज 200 ओके। मतलब देखो ओके का मेथड का जो हमारे पास रिस्पांस स्टेटस कोड होता है वो क्या होता है 200। और 200 का मतलब कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो ओके का मेथड तभी काम करता है जब हमारे पास रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल होती है, जब हमारा रिस्पांस स्टेटस कोड 200 होता है। इसका मतलब ये ओके का मेथड तभी काम करेगा जब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी।
हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो उस केस में ये ओके का मेथड काम नहीं करता। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर देखो क्या कह रहा है, इसका एक डिसएडवांटेज बता रहा है। अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज दैट you cannot directly return an error code such as 404. However, you can throw an HTTP response exception for error codes. मतलब देखो, जब भी आप ओके को यूज करते हो ना, ओके को यूज करके जब आप ये वाली अप्रोच यूज करते हो, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि भाई अगर कोई एरर आ जाता है, एरर मतलब फॉर एग्जांपल 404 का मतलब कि भाई अगर नॉट फाउंड का कोई एरर आ जाता है तो उसके साथ ये ओके का मेथड काम नहीं कर सकता। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स एक्सेप्शन क्लास को थ्रो करना पड़ेगा एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए। ठीक है, सही है, लेकिन हमें पता है हमारा ये जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे ओके का मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ओके क्या रिटर्न करेगा, ओके आपको एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न करेगा जो हमें कहां से मिल रही हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के टेबल से मिल रही हैं। और स्टूडेंट्स का टेबल कहां पे मौजूद है, हमारे प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे करना है। देखो ये वाला जो मेथड है, ठीक है, ये गेट रिक्वेस्ट पे चलेगा। मतलब हम जब भी अपनी इस कंट्रोलर को हिट करेंगे तो ये वाला मेथड चलेगा, और किसके लिए, गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में ये चलेगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो आपने यहाँ पे HTTP गेट को आपने यहाँ पे लगाना है, और इसके साथ इसके शुरू में आपने एक नेम स्पेस भी अटैच करना है। और वो नेम स्पेस कौन सा है, ये वाला system.web.http.get। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मैंने अपना एक API यहाँ पे क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब इस API को हम हिट करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा देखो इस API क्लास को कॉल करने से पहले, हिट करने से पहले आपको इसका रूट पता होना चाहिए कि इसका रूट क्या है। ठीक है, देखो रूट को चेक करने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको ऐप स्टार्ट नजर आ रहा होगा, इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा वेब API कॉन्फ़िग। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो ये रूट टेम्पलेट नजर आ रहा है, तो इसका रूट आपने गौर से देखना है। ठीक है, देखो API आपने लाजमी लिखना है रूट में, और उसके बाद आपके API कंट्रोलर का नाम। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप अपने कंट्रोलर में, API कंट्रोलर में कोई ID वगैरह, कोई पैरामीटर वगैरह पास कर रहे हो तो इस तरह से पास करोगे। ठीक है, देखो इसके अंदर एक चीज आपको चेंज नजर आ रही होगी, इसके अंदर एक्शन मेथड बाय डिफॉल्ट नहीं होता। मतलब अगर आप MVC की बात करें तो कंट्रोलर के बाद क्या होता है, एक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से एक्शन आपने देखा होगा, सही है, इस तरह से एक्शन वहां पे गिवन होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर ये एक्शन क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हम सबसे पहले URL में API लिखेंगे और उसके बाद हमारे API कंट्रोलर का नाम आएगा, और ID आपके पास क्या है, ID ऑप्शनल है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लास्ट लाइन में, देखो ID पैरामीटर ऑप्शनल है। कंपलसरी कौन कौन सी चीजें हैं, देखो API लिखना है आपने रूट में, और कंट्रोलर का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, और अपनी एप्लीकेशन को गूगल क्रोम में रन करते हैं। देखो ये हमें व्यू तो रिटर्न नहीं करवाएगा, ये डेटा किस तरह से डिस्प्ले करवाएगा, जब मैं इसको रन करूंगा गूगल क्रोम पे तो आप देखना। यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब URL किस तरह से लिखना है मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप यहाँ पे API लिखोगे। ठीक है, API के बाद /, और उसके बाद हमारे API कंट्रोलर का क्या नाम था, न्यू API। ठीक है, देखो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, न्यू API कंट्रोलर, मतलब कंट्रोलर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने नाम का जो शुरू का था न्यू API वो आपने बस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बस आपने इतना सा ही URL लिखना है। देखो मैंने इस URL के अंदर अपना वो जो एक्शन मेथड का नाम था वो मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो अंडरस्टूड है कि वही एक्शन मेथड चलेगा। क्यों, क्योंकि वो गेट रिक्वेस्ट के लिए काम करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे देखो इस एक्शन मेथड का नाम क्या है, एक्शन। ठीक है, मतलब मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया था, इसका नाम क्या है, एक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो इसके शुरू में क्या लगा हुआ है, HTTP गेट। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि भाई जब भी मैं अपने न्यू API कंट्रोलर को हिट करूंगा तो क्या होगा, तो ये वाला एक्शन मेथड ही चलेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको पता है जो भी रिक्वेस्ट होती है वो गेट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो हमने जस्ट यहाँ पे ये URL लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूं तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सही तरह डेटा फैच हो रहा है, देख रहे हो, आपको नजर आ रहा होगा। देखो स्टूडेंट ID 1 है। ठीक है, फिर इसी तरह 2 है, 3 है, 4, 5 और टोटल 6 रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, देखो
आमना, सबा, फुरकान, जैन, अनम। ठीक है, अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं अपना, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आमना, सबा, फुरकान, जैन, अनम, बिल्कुल सही तरह से डेटा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। और एक बात याद रखना, ये जो डेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये एक्सएमएल फॉर्मेट में रिसीव हो रहा है। ठीक है, हम इसको जेसन के अंदर भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास ये सारा डेटा, मतलब हमारे वो जो डेटाबेस के टेबल का सारा डेटा था वो सारा रिकॉर्ड में फेच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था हमारे वो जो एपीआई कंट्रोलर, मतलब उसका जो एपीआई का रूट होता है उसमें आईडी पैरामीटर भी होता है। तो उसी आईडी पैरामीटर को यूज करके अगर मैं कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट गेट करवाना चाह रहा हूं बाय आईडी, तो वो काम भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। किस तरह से, यहाँ पे देखो। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आके इसको स्टॉप करता हूँ और देखो इस मेथड का नाम मैं एक्शन के बजाय मैं फॉर एग्जांपल रख देता हूं इंडेक्स। ठीक है, इसका नाम मैंने यहाँ पे इंडेक्स रख दिया। अब देखो, अब सेम यही मेथड मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं। ठीक है, मतलब ये भी गेट रिक्वेस्ट के लिए होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि भाई इस मेथड को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक आईडी पैरामीटर लगा देता हूं। ठीक है भाई, देखो ये दोनों मेथड इस वक्त गेट रिक्वेस्ट के लिए काम करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर पैरामीटर है, ठीक है, और इस मेथड के अंदर पैरामीटर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं अपने रूट के अंदर, अपने यूआरएल के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं दूंगा तो ये वाला मेथड चलेगा गेट रिक्वेस्ट के साथ। लेकिन अगर मैं पैरामीटर में अपने कंट्रोलर के नाम के बाद कोई वैल्यू देता हूं तो आपके पास ये वाला एक्शन मेथड रन होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये वाला एक्शन मेथड एक आईडी एक्सेप्ट करेगा और इस आईडी को यूज करके मैं कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट फेच करवाऊंगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मैं टू लिस्ट हटा रहा हूं क्योंकि टू लिस्ट तो सारा डेटा लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न करवाता है। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वेयर। ठीक है, एक वेयर मेथड में यहाँ पे यूज करता हूँ और इसके अंदर देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे मॉडल, और इसके अंदर देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ मॉडल डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, सही है, हमारी मॉडल क्लास के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है चेक करो क्या वो बराबर है इस आईडी पैरामीटर के। ठीक है, मतलब जो भी मैं आईडी यहाँ पे दूंगा उसको चेक करवाया जाएगा कि भाई क्या वो हमारे मॉडल डेटाबेस के टेबल में मौजूद है। अगर मौजूद है तो उस रो को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे मेथड यूज करता हूँ फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आईडी के पैरामीटर में आईडी पास की 1। ठीक है, ठीक है, तो 1 कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, 1 इस आईडी में स्टोर हो जाएगी। तो अब मैं चेक करूंगा कि भाई 1 आईडी से रिलेटेड कोई स्टूडेंट मौजूद है हमारे मॉडल में। अगर वो मौजूद है तो उसकी पूरी रो आप फेच करो और कहाँ पे भेज दो, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन देखो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से हटाता हूँ, लिस्ट को, मैं इस ऑब्जेक्ट की जगह इसका मैं यहाँ पे डेटा टाइप पास कर देता हूँ वॉर। सही है, मैंने वो हटा दिया, मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, वॉर। सही है, इसका मतलब अब यहाँ पे कोई सिंगल रो रिटर्न होगी इस ओबीजे के वेरिएबल में और उसी को मैं ओके मतलब सक्सेसफुल रिक्वेस्ट के साथ मैं उसको रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, तो मतलब अब ये कोई एक सिंगल रिकॉर्ड फेच करवा के देगा, ये हमें सारा रिकॉर्ड फेच करवा के देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे यूआरएल में लिखता हूँ एपीआई। ठीक है, और उसके बाद देखो न्यू एपीआई। ठीक है, API/न्यू एपीआई, और यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी इस केस में देखो मैंने कोई भी पैरामीटर मतलब कोई भी आईडी वगैरह यूआरएल में पास नहीं की, तो मतलब हमारे पास ये वाला मेथड चलेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला जो कि सारा रिकॉर्ड फेच करवा के देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ तो देखो अभी सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे फॉर एग्जाम्पल अनम का रिकॉर्ड फेच करवाना है, तो देखो अनम की आईडी क्या है, 2 है। तो देखो मैं अपने यूआरएल में यहाँ पे 2 पास करता हूँ। ठीक है, स्लैश के बाद 2 देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 2 दिया, ठीक है, तो ये देखो ये 2 कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ये 2 इस आईडी पे जाके स्टोर होगा और उस आईडी को मैं चेक करवा रहा हूँ कि चेक करो क्या वो मेरे मॉडल के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो उस पूरी रो को आप इस ओबीजे के अंदर स्टोर करवा दो और उस ओबीजे को मैं रिटर्न करवा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके अब मैं एंटर करता हूं तो ये देखो किसका रिकॉर्ड आपको लाके दे रहा है, देखो ये अनम का रिकॉर्ड आपको बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से लाके दे रहा है। ठीक है, तो देखो अभी तो हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट के साथ काम किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी स्लाइड पे, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जब हमने वेब एपीआई का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारी HTTP वर्ब्स हैं
गेट है, पोस्ट है, बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने गेट के साथ काम किया है। तो देखो स्टूडेंट्स, मतलब देखो इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो ये किसके लिए काम करेगा? गेट रिक्वेस्ट के लिए काम करेगा, जो कि स्टूडेंट्स की लिस्ट गेट करके देते हैं। फिर अगर मैंने कोई पैरामीटर पास किया, ठीक है, तो ये वो स्टूडेंट रिटर्न करेगा जिसकी आईडी 1 होगी। सेम इसी तरह अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट वर्ब का यूज करूंगा, एचटीटीपी वर्ब का यूज करूंगा। और पोस्ट क्या करेगा? एक डेटा हमारे पास इंसर्ट करके देगा जब मैं ये वाला यूआरएल हिट करूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो हम किसी एक्शन मेथड को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम रिक्वेस्ट के हिसाब से उसके कंट्रोलर के अंदर जितने भी एक्शन मेथड्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। सेम इसी तरह अगर देखो स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसके आगे एक पैरामीटर है, तो अगर हम पुट रिक्वेस्ट यूज करें तो इसका मतलब हम स्टूडेंट को अपडेट करना चाह रहे हैं। फिर सेम इसी तरह अगर डिलीट रिक्वेस्ट यूज करें, इसका मतलब हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो ये आगे जाके हम सारे वर्ब्स का यूज करेंगे जब हम ASP.NET वेब एपीआई को यूज करके कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे MVC के अंदर, ठीक है। तो ये सारा काम हम इंशाल्लाह आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने एपीआई को क्रिएट करना सीखा है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो आप देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एपीआई को एक डिफरेंट तरीके से टेस्ट करना भी सीखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला एक टूल बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी एपीआईज को, ये वाली एपीआई हो या कोई एक्सटर्नल एपीआईज हो, कोई होस्टेड एपीआईज हो, ठीक है, उनको आप टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो उसका डेटा किस तरह से आ रहा है, वो एपीआई सही काम कर रही है नहीं कर सकती। वो सारा काम मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और उसके बाद इस एपीआई को एमवीसी में हम कंज्यूम किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।